एवरीवन। यहाँ पर कल की क्लास में मैंने तुम्हें ये होमवर्क दिया था, तो आज की क्लास पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। फिर आज हम एक नया यहाँ नए टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है और फिर उन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन फोर्स दिया है, तो हमें उस टाइप की प्रॉब्लम के साथ हमें कैसे डील करना है वो आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस पर आता है। देखो इसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम आसान होती है अगर दोनों साइड में सेम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दी होती, और यहाँ पे कोफिशिएंट और फ्रिक्शन मैंने दोनों सरफेसेस पे ऐसे मतलब ब्लॉक्स और सरफेस पे मैंने ऐसे डिफरेंट दिया है, तो ये प्रॉब्लम पे फिर सोचना होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमेशा इस टाइप की प्रॉब्लम अगर तुम्हें कुछ भी याद अगर नहीं करना है तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमेशा शुरू करनी है एक अजम्पशन से। हमेशा कैसे शुरू करनी है? एक अजम्पशन से। लेकिन उसके पहले हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के रख लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज निकाल के रख लेनी है। तो अगर सरफेस हम 1 पे जाएंगे तो सरफेस जो 1 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा है ना, वही तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, उसकी वैल्यू होगी μ1 into n1, ठीक है, μ1 into n1, ओके। सरफेस 1 पे जाएंगे तो वही तुम्हारी होगी वैल्यू μ1 into n1। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हम बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्टली n1 निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी फोर्सेस मेरे हॉरिजॉन्टल है, तो ये आएगा तुम्हारा 100। सिमिलरली जब इसमें जाएंगे तो इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के हम n2 निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस अपने हॉरिजॉन्टल है, तो ये आएगा 200। तो n2 200 आ गया, n1 100 आ गया। तो यहाँ पर μ1 इज 0.9 into 100, तो ये आ जाएगा यहाँ 90 न्यूटन्स, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पर सेकंड सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम है, मतलब कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है। उसका मतलब सिंपल सा ये है, तो ये होगा μ2 into n2, तो μ2 होगा 0.3 into n2 होगा 200, तो ये आएगा 60। पहला काम ये कर दिया, ओके, ये हमने साइड में निकाल के रख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा एक कॉमन एक्सप्रेशन से चल रहा है। Let us assume that system is moving with a common acceleration। सिस्टम है ना कॉमन एक्सप्रेशन से चल रहा है। तो सिस्टम का एक्सप्रेशन तुम्हारा कॉमन और चल रहा है वो ध्यान रखना। मैंने इसको मूविंग अब यहाँ माना हुआ है, तो इस सिस्टम का हम टोटल एफबीडी बना सकते हैं। इधर फोर्स दिख रहा है 120 न्यूटन का, इधर फोर्स दिख रहा है 100 न्यूटन का। तो तुम्हें पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सिस्टम के पास मोशन की टेंडेंसी होगी लेफ्ट की ओर, तो फ्रिक्शन फोर्स जो वो लगेगा राइट हैंड साइड पर। यहाँ लगेगा ये Fk2 और इधर पे लगेगा Fk1 ब्लॉक पर, ये ब्लॉक पर लग रहा है जो ये सरफेस लगा रही है, ये ब्लॉक पे लग रहा है। Fk1 और Fk2 की वैल्यू तुम्हारी अगर मैं यहाँ पर नोट करता हूँ तो ये हो गया 90, ये हो गया 60। अगर मैंने जैसे ही ये वैल्यूज नोट किया, अब ध्यान से देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वो थोड़ा फोर्स कितना हो गया, वो 20 से बहुत ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि सिस्टम तो कॉमन एक्सप्रेशन से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसको 120 माइनस 100 मतलब कि जो यहाँ 20 की जो टेंडेंसी थी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, उसको अपोज करने के लिए टोटल फोर्स पीछे वाली डायरेक्शन में कितना है, तो 90 प्लस 60 कितना 150 न्यूटन। और मैंने हमेशा सिखाया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर सिस्टम तुम्हारा उल्टा चलने लग जाए, नहीं तो फिर जो तुम्हारे यहाँ पे बच्चे हैं वो सबके ऊपर बॉक्सेस ऐसे चढ़ जाते हैं ना, जो मैंने तुम लोग को एक थॉट प्रोसेस दिया था पिछले क्लास में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो अजम्पशन था वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पहले ये आइडिया मिला कि सिस्टम ऐसे कॉमन एक्सप्रेशन से तो नहीं चल सकता, इससे हमें ये आइडिया मिला, ओके। तो ये हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, थॉट प्रोसेस हमें बनाना होता है। जब ये आइडिया मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर उन दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। और वहां पे कोशिश करेंगे, तुम्हें ये बस देखना है कि कौन रुक सकता है और कौन नहीं। देखो ये तो कंफर्म हो गया कि सिस्टम मूव तो नहीं कर सकता, तो दोनों ब्लॉक्स अब रेस्ट करेंगे,
दोनों ब्लॉक्स ऑफ रेस्ट रहेंगे तो किसी एक पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे और किसी एक पर हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन लगाएंगे, किसी एक पर। तो वो अब थॉट लेना पड़ेगा। तो पहला थॉट हमने ये लिया, या फर्स्ट थॉट था जो हमारा यहाँ पे गलत हो गया, पर इससे हमें एक आइडिया मिला। तो अब उसके लिए तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस पर लिमिटिंग लगाओगे। देखो डिसाइड करना है, तो जैसे कि तुमने सोचा कि चलो कि हम 10 kg पर लिमिटिंग लगा देते हैं कि इस पर लिमिटिंग लग जाए। अगर 10 kg पर लिमिटिंग लगाएंगे तो सिर्फ 10 kg पर देखते हैं। तो 10 kg पर अगर मैं फोर्स देखूं तो ये यहाँ पे स्लिप करेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ करेगा, और इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ये 90 है। ये 90 सिस्टम तो रेस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है। ये 90 है तो इसके हिसाब से टेंशन कितना आना चाहिए, तो ये 90 प्लस ये टेंशन 120 होना चाहिए। सिस्टम रेस्ट पे हमने लिमिटिंग लगाया, तो यहाँ पर ये टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है 30। ये हमने किया अज्यूम, है ना, ये हमने अज्यूम किया, ये हमने अब लैंड किया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि इस पर फ्रिक्शन कितना आ रहा है। तो ये 20 है, इधर 100 दिया है। अब टेंशन यहाँ पर अब 30 है, और इसको भी रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से ये देख लिया सिस्टम तो रेस्ट पे रहेगा, सिस्टम तो मूव तो नहीं करेगा, इसको रेस्ट पे रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, है ना, जो कि स्टैटिक है। ऑफ कोर्स ये स्टैटिक है तुम्हारा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी 60 नहीं, ये 70 है ना, 70। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अब कितना ही, यहाँ पे बताओ लिमिटिंग का मैक्सिमम कितना है 60, तो क्या यहाँ पे 70 आ सकता है, तो पता है ना ये 70 नहीं आ सकता, मतलब कि ये रेस्ट पे अब रह नहीं सकता, जबकि हम चाहते हैं कि सिस्टम रेस्ट पे रहे। मतलब कि ये थॉट भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब कि हम लोग अब लिमिटिंग यहाँ से नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे, लिमिटिंग यहाँ से नहीं यहाँ से शुरू। वो बस हमारा एक यहाँ पे लक होता, एक यहाँ गुड लक होता कि हम यहाँ से लिमिटिंग करते और हमारा फाइनल आंसर आ जाता, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। तो हम लिमिटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस करना है यार, ये थॉट अपने दिमाग में डेवलप करना है। वैसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, नीट के एग्जाम में बहुत ही रेयरली आएंगी, ठीक है, लेकिन ये थॉट के लिए और जेईई के स्टूडेंट्स के लिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इतनी हार्ड प्रॉब्लम्स यहाँ कराकर। तो ये 100 लगाया और यहाँ पर अब लिमिटिंग लगा दिया, यहाँ पर अब मैंने लिमिटिंग लगा दिया। लिमिटिंग मतलब कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 60 लगा दिया लिमिटिंग, सिस्टम को रेस्ट पे रहना है, वो तुम चाहते हैं, वो तुम्हें पता है। तो यहाँ पर ये टेंशन कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। अब इसको देखकर देखते हैं कि क्या ये रेस्ट पे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो इधर ये टेंशन 40 हो गया और इधर ये फोर्स 120 हो गया। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारी 80 की है, क्योंकि 80 प्लस 40 इज 120। क्या ये 80 तुम्हारा फ्रिक्शन हो सकता है? तो हाँ, देखो यहाँ पर लिमिटिंग जो है वो 90 है, तो यहाँ पर सब एडजस्ट होके 80 हो सकते हैं और सारी कहानी लॉजिकली सेट हो गई। ये भी रेस्ट पे ही है, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर वाला केस, है ना। इसमें जो मैंने पूछा था कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन जो होगी इन दोनों के बीच करंट स्ट्रिंग में वो होगी 40 न्यूटन, और फाइंड द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पे ये जो मेरा यहाँ पर ये 20 kg का ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा 60 न्यूटन, जो कि इसके लिए लिमिटिंग भी है। और इस वाले ब्लॉक पे ये 10 kg के ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा 80 न्यूटन, जो उसके लिए लिमिटिंग नहीं है, वो सेल्फ एडजस्टिंग हो गया, ठीक है। इसका लिमिटिंग 90 है। होपफुली सबको ये समझ में आया हो। मैंने सारे स्टेप दिखाए, पहला ये सोचा, ये गलत निकला थॉट, फिर ये सोचा, ये भी गलत निकला थॉट, ये थॉट फिर सही निकला। तो ऐसे हमें थॉट प्रोसेस यहाँ डेवलप करना है, जो अब मैं जो आगे सिखाने वाला हूँ उसमें ये थॉट प्रोसेस अपना काम में आएगा, है ना। जब प्रॉब्लम्स अपनी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी तो थॉट प्रोसेस अब काम में आएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो उसके लिए भी रूल बता ही सकता हूँ, ये डेटा देखकर कि ऐसा ऐसा सोच लो, पर वो रूल्स हमें इतने ज्यादा याद नहीं रहेंगे। नहीं, जैसे मैंने पीछे रूल बताए, इंक्लाइन प्लेन में 2 ब्लॉक्स रखे हैं, उसके रूल लिखा है मैंने, लेकिन वो रूल्स याद तो रहेंगे नहीं। तो फिर जब रूल्स अब याद नहीं रहेंगे तो थॉट प्रोसेस तो हमें पता है कि यार ये ऐसे ही फॉलो करके चलना है। थॉट प्रोसेस हमेशा एक लॉजिकल चीज होती है, तो लॉजिकल चीज फॉलो करोगे तो तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ लॉजिक होता है वो इनबिल्ट होता है, तो चीजें आसानी से हो जाती है। इसको नोट करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
है। अच्छा देखो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कराना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को चाहे तो याद भी कर लेगा। ये प्रॉब्लम सबके लिए है, नीट और जेई हर स्टूडेंट के लिए है ना। इसका फॉर्मूला जो आएगा वो तुम याद भी कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? अ यूनिफॉर्म चेन is just at rest is, ठीक है, just at rest over a rough horizontal table, over a rough horizontal, ठीक है, टेबल, over a rough horizontal table with its 1 by eta, है ना, 1 by eta ये part of the length hanging vertically. Find the coefficient of static friction. Find the coefficient of static friction between the chain and the table. देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि ये ऐसे हमें टेबल दिए, इस टेबल के ऊपर हमने ये चेन रखी है। चेन का कुछ पार्ट ऐसे हैंग कर रहा है, कुछ पार्ट ये टेबल पे। चेन का जो कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, तो अब कितना पार्ट हैंग कर रहा है कि यहाँ पर जो चेन है वो जस्ट एट रेस्ट है। अच्छा, जस्ट एट रेस्ट का मतलब कि इससे ज्यादा अगर हल्का सा भी पार्ट हम यहाँ की ओर बढ़ा दें, हैंगिंग पार्ट अगर मैं हल्का सा भी इंक्रीज कर दूंगा तो चेन तुम्हारी ऐसे स्लाइड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, फिसल जाएगी। इसका मतलब ये, तो जस्ट पार्ट यहाँ पर इतना पार्ट अपना हैंग कर रहा है कि जस्ट चेन स्लिप कर सकती है। अच्छा, ये पार्ट तुम्हारा कितना, ये पार्ट तुम्हारा 1 by eta पार्ट है। ये मैंने एक ऐसे वैल्यू दे रखी है 1 by eta पार्ट का मतलब क्या है कि टोटल चेन अगर L है, तो कितना पार्ट हैंग कर रहा है? L by eta पार्ट हैंग कर रहा है। मतलब कि इसका मतलब सिंपल सा ये कि अगर मैं टोटल चेन की लेंथ अगर L ले लेता हूं तो कितना पार्ट हैंग कर रहा है? L by eta पार्ट हैंग कर रहा है ना, इतना पार्ट तुम्हारा हैंग कर रहा है। तो सॉल्व कैसे करें? सिंपल से, अगर मैं इतने पार्ट पे देखूं तो इतने पार्ट पे जो लगेगा वेट, इसका नॉर्मल ऊपर होगा, इसका वेट नीचे होगा। तो इतने पार्ट का वेट कितना होगा? तो इतने पार्ट का वेट होगा यहाँ पे मास इंटू जी। तो इतने पार्ट का मास कितना होगा? तो मान लेते हैं कि चेन की लीनियर मास जो डेंसिटी है वो लैम्डा है, जो कि कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है। ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म चेन है तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इसकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर लैम्डा इसकी लीनियर मास डेंसिटी है तो यहाँ पे इतने पार्ट का मास कितना होगा? तो इतने पार्ट की लेंथ चाहिए। तो इतने पार्ट की लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ L है, हैंगिंग पार्ट की लेंथ है L by eta, तो ये पार्ट की लेंथ होगी L माइनस, ये पार्ट की लेंथ कितनी होगी? अब ये पार्ट की लेंथ होगी L माइनस L by eta, ठीक है। ये पार्ट की लेंथ हो जाएगी L माइनस L by eta, ओके। तो इस पार्ट का यहाँ मास कितना होगा? तो लैम्डा इंटू लेंथ हो जाएगा मास, क्योंकि मास क्या होता है? मास होता है लैम्डा इंटू लेंथ, क्योंकि यहाँ लैम्डा होता है मास अपॉन लेंथ, तो मास क्या होता है? लैम्डा इंटू लेंथ। तो सिंपल सा लैम्डा इंटू लेंथ कितना है? L माइनस L by eta, ये हो गया मास इंटू जी। और इसकी वजह से इस चेन पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेन स्लिप करेगी आगे क्यों, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे क्यों। और जस्ट का केस है तो जस्ट के केस में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? लिमिटिंग लगेगा फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक का मैक्सिमम, वही लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? म्यूस इनटू 8, ठीक है।
और इस फ्रिक्शन फोर्स, जो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वो हैंगिंग पार्ट के चेन के वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका वेट फोर्स कितना है, तो इसकी लेंथ है l/η, तो उसका फोर्स होगा यहाँ लैम्डा इंटू l/η, ये हो गया इसका मास इंटू जी, ये होगा इसका वेट फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो इस वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ चेन जस्ट हैंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने इस वाले जो यहाँ पे पार्ट है इसका एन क्यों निकाला, इसका एन इसलिए निकाला है कि मैं वो यहाँ पुट कर पाऊँ, है ना। तो अगर मैं एफबीडी में जाऊँ तो एक एफबीडी से हमें दिख रहा है कि म्यूएस एन जो है वो यहाँ पर बैलेंस कर रहा है यहाँ लैम्डा इंटू l/η इंटू जी को, ठीक है। और इसके एफबीडी में से जाऊँ तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू है कौन से पार्ट पे, जो पार्ट यहाँ पे टेबल पर रखा है, जो पार्ट यहाँ टेबल पर रखा है उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो है n इक्वल टू लैम्डा इंटू l माइनस l/η इंटू जी। तो फ्रॉम ये फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू एस। कैसे, मैं n को यहाँ से यहाँ पुट कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू एस इंटू एन, एन कितना है लैम्डा, यहाँ से मैं l कॉमन ले लेता हूँ, तो l कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/η इंटू जी इज इक्वल टू ये आएगा लैम्डा इंटू l/η इंटू जी। देखो ये लैम्डा इंटू l कट गया, जी से जी भी कट गया। तो ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं ईटा एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आएगा ईटा माइनस 1/η इज इक्वल टू 1/η। तो ईटा से ईटा भी कैंसिल आउट हो गया, तो म्यूस आ गया है मेरा 1/η माइनस 1, ठीक है, ये आ गया है मेरा म्यूएस। तो यहाँ से अगर ध्यान रखना है कि अगर ये जस्ट वाला केस है तो उस केस में ईटा क्या है तुम्हारा कि कितना पार्ट हैंग कर रहा है, 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है, 1/5 पार्ट हैंग कर रहा है, तो म्यूएस निकाल सकते हैं। तो हम म्यूएस निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। होपफुली सबको ये समझ में आना। तो वो ये फिर मैं रब कर देता हूँ, तो मैं ये मेथड समझ में आ गया, क्योंकि इस फॉर्मूले में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले पे हमें कभी नहीं जाना, मेथड कैसे कर रहा हूँ वो मेथड पे ध्यान रखना है तुम्हें कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो रहा है वेट फोर्स से, और इस वाले फोर्स पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका नॉर्मल रिएक्शन बस हमें निकालना होगा। इसलिए इस वाले पोर्शन का एक वर्टिकल एफबीडी से नॉर्मल आएगा, यहाँ से तो अपना नॉर्मल आएगा, ये जो इस सरफेस पर फ्रिक्शन पर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें। ये पार्ट पे रब करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो स्टोरी हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली स्टोरी, ठीक है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक। अब ये ध्यान से सीखना है, ये पहले मैं आसान से केसेस करूंगा। ये आसान से जो केसेस है ये सबके लिए वैलिड है, सबके लिए मतलब कि नीट स्टूडेंट्स के लिए भी और जेईई स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसमें स्टोरी 1 देखते हैं, मैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी करा रहा हूँ या केसेस करा रहा हूँ, जो भी बोल दो। स्टोरी 1 में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा है ना, और इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक रखा है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। m1 और ग्राउंड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। m1 और m2 के बीच फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और यहाँ पर तो मैंने इनफैक्ट ये दोनों वैल्यूज दी हैं, म्यूएस भी दिया है और म्यूके भी दिया है ना। और इस स्टोरी में वी आर अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ब्लॉक 1। मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ अभी, है ना, मैं नीचे वाले फोर्स पे ब्लॉक लगा रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या डिस्कस करना है, मुझे ये डिस्कस करना है कि इस फोर्स की किस रेंज तक के लिए दोनों ब्लॉक्स ये साथ में मूव करेंगे, पहले ये डिस्कस करना है।
फिर ये डिस्कस करना है कि जब ये फोर्स उस रेंज से ज्यादा हो जाएगा, कौन सी रेंज, कि जब तक ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, जब उस रेंज से ज्यादा हो जाएगा तब ये दोनों ब्लॉक्स अब साथ में नहीं चलेंगे, तो ये दोनों ब्लॉक्स अब अलग अलग चलेंगे। तब बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स का डिफरेंट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहला केस देखो, यहाँ पे मैं जो फर्स्ट केस लिख रहा हूं, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, लेकिन उससे अगर ज्यादा हुआ तो दोनों ब्लॉक्स साथ में नहीं चलेंगे, तो इसलिए यहां पे मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच both the blocks will move together। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम ये भी बोल सकते हो, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं कि ये फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन m1 एंड m2, फॉर विच, और हम ये भी बोल सकते हैं फॉर विच, ये भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन m1 एंड m2, m1 और m2 के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होगी। ओके, तो ये पहले फोकस करते हैं। सारे स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनेंगे। इस स्टोरी में दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, तो साथ में चल रहा है तो बहुत ही सिंपल से तरीके से सॉल्व करना है। अगर साथ में चल रहा है तो मैं इनका एक कॉमन एलपीडी बना सकता हूं। स्टार्टिंग में मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लूंगा, मैं इन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम मान लूंगा, तो जब मैं इन दोनों का एलपीडी एक साथ बना रहा हूं तो ये सिस्टम हो गया। तो इनके बीच का जो ये यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अब ध्यान से सुनना है, क्या सुनना है ध्यान से, इनके बीच यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, तो वो फ्रिक्शन फोर्स तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसलिए वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ये है तो दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग मास है, लेकिन दोनों एक साथ अब चल रहे हैं, तो दोनों का ये कॉमन एक्सप्रेशन है, ये हमने ए मान लिया कि कॉमन एक्सप्रेशन ए से चल रहा है। इसके एलपीडी में राइट हैंड साइड की ओर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, ये ध्यान से सुनना, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये एफ लग रही है, सॉरी ये हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम ये लेके चल रहे हैं कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, मतलब कि इनका एक कॉमन एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, ये जो स्मूथ है तो यहां पे स्मूथ है, तो फिर नीचे वाले ब्लॉक पर कोई फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। यहां पर जो फ्रिक्शन होगा m1 m2 को लगाएगा, m2 m1 को लगाएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं पूरा सिस्टम मान रहा हूं, ये सिस्टम का एलपीडी बना रहा हूं, तो वो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो वो हमारी इक्वेशन में आएगा नहीं। तो यहां पर सिर्फ यही दिखाई देगी कि इक्वेशन फ्रॉम हियर यूजिंग न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम ये लिख सकते हैं ना कि f की वैल्यू क्या होगी, m1 + m2 * a। ये फर्स्ट, अब ध्यान से सुनते हैं, f को अगर मैक्सिमाइज करना है तो a मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। साथ में चलने के लिए अगर मुझे ये मैक्सिमम फोर्स चाहिए, उसका मतलब क्या है कि हम निकाल लेंगे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो वो निकालने के लिए अब हम आएंगे सिर्फ m2 के एलपीडी पे। अब हम किस पे आएंगे, सिर्फ m2 के एलपीडी पे, है ना। तुम एलपीडी बना सकते हो, m2 का भी बना सकते हो या m1 का भी बना सकते हो, और अगर तुम जब m2 का एलपीडी बना रहे हो तो तुम m2 का एलपीडी ग्राउंड फ्रेम से भी बना सकते हो और m1 फ्रेम से भी बना सकते हो। अच्छा, m1 क्योंकि m2 जो है वो m1 के ऊपर है, m2 किसके ऊपर है, m2 m1 के ऊपर है, और m1 क्या कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है। तो अगर मैं m1 के फ्रेम से बनाऊंगा तो m2 जो होगा वो तुम्हारा किस फ्रेम में होगा, m2 तुम्हारा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो मैं तुम्हें m1 के रिस्पेक्टिव से बनाता हूं ना, एलपीडी m2 बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू m1 क्योंकि वो आसान पड़ेगा। और m1 कैसा फ्रेम है, m1 है तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं मोशन, तो फिर क्या आती है हमारी स्टोरी में, तो मैंने सिखाया है कि हमारी स्टोरी में एक फोर्स दिखाना होता है, इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो अगर मैं सिर्फ m2 को देखूं, ध्यान से सुनते हैं, अगर मैं सिर्फ ये m2 को देखूं तो m2 के ऊपर एक तो आएगा ये नॉर्मल आएगा जो m1 लगा रहा है m2 को,
एक ये वेट फोर्स आएगा जो अर्थ लगा रही है M2 को, और M2 के ऊपर ये आएगा स्यूडो फोर्स M2 इंटू ए। फ्रिक्शन अभी नहीं दिखाया, मैं क्या हमेशा क्या सिखाया मैंने, फ्रिक्शन हमेशा एंड में दिखाना है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम देख रहे हैं कि M2 जो है बिकॉज ऑफ ये जो स्यूडो फोर्स है, इस स्यूडो फोर्स की वजह से M2 तुम्हारा क्या होता, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को स्लिप होता है ना। M2 जो है वो M1 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को स्लिप होता फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है तो लेकिन स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, इनके बीच स्लिपिंग नहीं हो रही, तो लिखा ना कि देयर इज नो स्लिपिंग, तो M2 पर फ्रिक्शन फोर्स कहां रहेगा, आगे की ओर रहेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना शॉकिंग लगता है कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। तो M2 पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, आगे की ओर लगेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं देखो अब मैं चाहता हूं कि इस F को मैक्सिमाइज करूं, तो मैंने क्या सिखाया, A को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मुझे A की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि A तुम्हारा कितना हो सकता है, तो यहां पर तुम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की क्या लगा दो, मैक्सिमम वैल्यू लगा दो ना। यहां पे तुम क्या लगा दो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लगा दो, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। और ये तुम्हें किस में दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। ये तुम्हें किस पे दिखाई दे रहा है, M2 तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ रेस्ट पे, क्योंकि अगर मैं M1 के ऊपर बैठ जाऊंगा तो M2 तो तुम्हारा M1 के रिलेटिव क्या दिखना चाहिए, रेस्ट पे, क्योंकि M2 और M1 के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। ओके, देखो अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे होगा। तो अगर मैं बड़ी से इक्वेशन लिखूं तो n आएगा M2G के ऊपर, ओके, और Fs जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो तो सिर्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो Fs आ जाएगा M2A के इक्वल, ठीक है। Fs का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, हाँ Fs का एक फॉर्मूला होता है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि जो Fs होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है म्यू एस एन के, है ना। Fs क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है म्यू एस एन के, ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं Fs की वैल्यू यहां से पुट कर दूं तो यहां से निकल के आएगा कि M2 है वो लेस देन इक्वल टू होगा म्यू एस इनटू n के, n क्या है तुम्हारा M2 ये G के, तो यहां से यहां मैंने कैंसिल कर दिया, तो A तुम्हारा आ रहा है लेस देन इक्वल टू म्यू एस G के। तो यहां से ये कंडीशन देखो, नो स्लिपिंग की कंडीशन के लिए हमें क्या निकल के आ रहा है कि इस सिस्टम का जो कॉमन एक्सप्रेशन होना चाहिए, इन सिस्टम का जो कॉमन एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसकी वैल्यू म्यूएस जी जो है उसके इक्वल या उससे लेस होनी चाहिए। तो फ्रॉम हियर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए, म्यूएस जी होना चाहिए, तो उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए, म्यूएस जी, मतलब कि ये सिस्टम विदाउट स्लिपिंग मूव करेगा अगर ये सिस्टम का जो सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो कॉमन एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा किससे ज्यादा नहीं हो सकता, म्यूएस जी से ज्यादा नहीं हो सकता, वो यहाँ से दिख रहा है। अगर ये तुम्हारा म्यूएस जी हो गया तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो गया, तो मैक्सिमम फोर्स हम जो अप्लाई कर सकते हैं कि एक साथ चले, उसकी वैल्यू होगी m1 प्लस m2 इंटू ए मैक्स। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी m1 प्लस m2 इंटू ए मैक्स का फॉर्मूला कितना होगा तुम्हारा, यूएस इंटू जी। ये तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम ये चीज निकाल रहे हैं कि फर्स्ट वाली स्टोरी के लिए कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लिपिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए ये रेंज होनी चाहिए। अगर मैं एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं एक सिस्टम पे, इस सिस्टम पे, इस वाली स्टोरी पे ऐसा फोर्स लगा रहा हूं जो इस रेंज का है, मतलब 0 से ज्यादा है, और Fs जो यहाँ पे Fmax मतलब कि m1 प्लस m2 म्यूएस जी इसके इक्वल या इससे कम है तो सिस्टम अलग चलेगा। हाँ, अगर इसका जो फोर्स है एग्जैक्टली इसके इक्वल है तो सिस्टम का एक्सप्रेशन इतना होगा। अगर ये फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है इससे अगर कम है तो एक्सप्रेशन इतना नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इतना जो एक्सप्रेशन इससे कम ही आएगा। यहाँ से हम ये सीखा है एक्सप्रेशन इससे कम ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम एफबीडी जो है M1 का फ्रेम से नहीं बनाए, ग्राउंड फ्रेम से बनाए, M2 का एफबीडी ग्राउंड फ्रेम से बनाए M2 का एफबीडी, तो हमें समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स आगे क्यों कैसे रहेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे M2 का एफबीडी जब मैं M1 के फ्रेम से बना रहा हूँ, मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से बना रहा हूँ, तो ये समझ में आ रहा है, कि उसका फ्रिक्शन आगे रहेगा क्योंकि स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है। पर जब ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे तो स्यूडो फोर्स की कुछ बात होती है क्या, तो कोई बात ही नहीं होती है। स्यूडो फोर्स की जब कोई बात ही नहीं होती तो फिर हमें समझना है कि ये फ्रिक्शन आगे क्यों कैसे लगेगा, तो वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। वो मैं सबको समझा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूँ, है ना। मैं M2 का एफबीडी ग्राउंड फ्रेम से बना रहा हूँ, सेम ये इसको नोट करना है, ये पूरी प्रॉब्लम को नोट करना है। लेकिन अब मैं तुम्हें
M2 का एफबीडी बना रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम से, है ना। ये मैं एक्स्ट्रा चीज दिखा रहा हूँ सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाए, और इसको समझ के कंफ्यूज नहीं होना यार, कंफ्यूजन के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज अगर सबको समझ में आ गई है तो जो मैं बताने वाला हूँ ऐसा नहीं कि वो सबको यहाँ पर समझने की ये जरूरत है, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कराने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफबीडी ऑफ M2 किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। तब मुझे दिखाना है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा। देखो ध्यान से सुनते हैं हम कैसे करना है। M2 को अपने ग्राउंड फ्रेम से बताने जा रहा हूं, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे हम कि यार ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें तो M2 पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं सिर्फ M2 को दिखा रहा हूं। देखो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखाने का तरीका मैंने क्या सिखाया था, जो मैंने स्टार्ट किया था वही वैसे जाएंगे। अगर मुझे M1 और M2 के बीच जो सरफेस दी है उस सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है, तो मैं दो पॉइंट्स ले लूंगा, एक पॉइंट लूंगा M2 पे और एक पॉइंट लूंगा M1 पे। ओके, फिर क्या है, फिर मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है, यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं, देखो नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहां तो कुछ सोचना नहीं है, फ्रिक्शन सिर्फ इन दोनों सरफेसेस के बीच है, M1 और M2 के बीच है। तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो सोचते हैं क्या होगा, तो ये फोर्स तो M1 पे लग रहा है, फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो ये M1 वाला फोर्स, इस फोर्स की वजह से जो M1 ब्लॉक है वो तो ऐसे निकल जाएगा। नहीं, जहां पे ऐसा फील आएगी M2 को ऐसा फील होगा कि उसके यहाँ पर, यहाँ नीचे से यहाँ पे जमीन खिसकी जा रही है, नहीं जिसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पर अपने अपने बेसिकली एक कहावत होती है कि ये पैरों के नीचे से अपनी जमीन को खिसक जाना, वैसा कुछ होपफुली शायद किसी ने सुनी, चलो उसको भूल जाते हैं। तो M2 का ऐसा फील होगा कि M1 के नीचे से जो सरफेस है वो मूव कर जा रही है। मतलब कि अगर मैं फ्रिक्शन एब्सेंट मान लूं तो मुझे फील हो रहा है कि अगर यहाँ पे M1 में फोर्स लगाऊं तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा पॉइंट कहाँ पर मूव करेगा, आगे को मूव करेगा। ये क्योंकि ये इस फोर्स की वजह से ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ये पॉइंट आगे मूव करेगा। और मैंने क्या सिखाया, मैंने यही सिखाया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स ये रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस पॉइंट की के रिलेटेड, कौन से पॉइंट के रिलेटेड, जो पॉइंट M2 पे लिया है, इस पॉइंट के रिलेटेड ये पॉइंट आगे क्यों जा रहा है। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, मतलब कि ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे वाले पॉइंट को अपोज करेगा, वो फ्रिक्शन लगाएगा पीछे। क्यों, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो फिर नीचे वाला पॉइंट M2 पर फोर्स लगाएगा आगे की ओर, ठीक है। ऐसे ऐसे सोचना है, मतलब कि अगर मैं अब M2 का बनाऊंगा एफबीडी तो ये फोर्स दिखाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, अगर मैं M1 का यहां बनाऊंगा एफबीडी तो ये दिखाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो M2 के एफबीडी पे अगर मैं इससे बताऊं कि M2 का एफबीडी तुम बनाओ ग्राउंड फ्रेम से, तो M2 का एफबीडी में फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ये आगे को लगेगा, ठीक है। और स्लिपिंग नहीं होगी तो तुम्हें स्टार्टिंग दिखाऊंगा फ्रिक्शन, और अब मैं ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा हूं, तो फिर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर पूरा सिस्टम अगर आगे की ओर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो M2 भी आगे की ओर जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से, सिंपल सा। और इस पर नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, वेट फोर्स लग रहा है ये नीचे की ओर। अगर M2 A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो अब यहाँ पर x के अलाउंड कौन सा लॉ लग जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, कि भाई ये टोटल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक अब क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो Fs किसके इक्वल होगा, M2 into A के। अगर A तुम्हारा यहाँ पर क्या है, A तुम्हारा एकदम यहाँ पर मैक्सिमम है, A मैक्सिमम है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ अगर उसको मैक्सिमम करना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर तुम्हें A को मैक्सिमम करना है तो तुम्हें स्टैटिक को भी मैक्सिमम कर सकते हो, उसकी वैल्यू होती है μs n, और n तुम्हारा किसके इक्वल है, M2G के। देखो तुम यहाँ से तुम डायरेक्टली A मैक्सिमम निकाल सकते हो, अगर तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें अब नहीं निकालना है, तुम्हें इनइक्वालिटी बनानी है तो तुम इनइक्वालिटी भी बना सकते हो। कैसे, Fs इज इक्वल टू M2A आ गया, और वर्टिकल एफबीडी से आ जाएगा n इज इक्वल टू M2G, ये आ गया। तो आगे का तो तुम्हें पता है कि ऐसा होता है, तो यहाँ पे तुम Fs रख दो, यहाँ पे तो m रख दो, और ये आ जाएगी तुम्हारी इनइक्वालिटी, रेंज आ जाएगी कि एक्सेशन की रेंज तुम्हारी इससे इक्वल या इससे कम हो सकती है। इसके जब इक्वल होगी तब तुम्हारा एक्सेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
कौन सी कंडीशन के लिए मैक्सिमम होगा? दोनों साथ में चले उसके लिए मैक्सिमम होगा। आया समझ में सबको? ये देखो, ये मैंने एबीडी बनाया तुम्हें कौन से फ्रेम से? ग्राउंड फ्रेम से बनाया है, तो तुम ग्राउंड फ्रेम से ये एबीडी नोट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, जब ब्लॉक ओवर ब्लॉक होता है तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? आगे को लग रहा है। और बेसिकली इसी की वजह से हम समझा भी सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि फिजिक्स में कुछ भी, अब यहाँ पर मैजिक नहीं होता है, कुछ भी जादू नहीं होता है, मैजिक नहीं होता है। अगर मैं देख रहा हूँ सिस्टम को कि पूरा सिस्टम आगे की ओर चल रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस वाले ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। तो जब मैं ऊपर वाले ब्लॉक को देख रहा हूँ सर, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी अगर आगे की ओर चल रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक पर भी कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, क्योंकि बिना मैजिक के तो यहाँ मोशन होगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि इस वाले ब्लॉक को मोशन कौन करा रहा है? फ्रिक्शन करा रहा है। मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक क्या कर रहा है? आगे की ओर चल रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पे देखा है, तो इस वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना सपोर्ट। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ब्लॉक आगे की ओर चल रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक क्या इसके साथ आगे चल पाता? तो नहीं चल पाता। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मोशन होता है उसको अपोज नहीं करता है। देखो इस केस में देखा है तो फ्रिक्शन फोर्स के देखा जाए तो रियलिटी में फ्रिक्शन फोर्स के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव जो मोशन उसको अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। यहाँ मोशन की बात नहीं होती है, रिलेटिव मोशन की बात होती है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर तुम जाओ फ्रिक्शन के स्टार्टिंग में, वहां पे वर्ड मैंने साफ साफ यूज किया है कि या तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है सबको। तो होपफुली सबको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट भी कर सकता है फ्रिक्शन फोर्स मोशन को। ओके, तो इसको नोट करते हैं जल्दी से, इसका सेकंड पार्ट पे आता है। इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी स्टोरी में ध्यान से सुनना है। मैं इसका सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या है वो सुनते हैं ध्यान से कि ये जो फर्स्ट पार्ट में ये जो मेरा फोर्स आया है, फर्स्ट पार्ट में ये जो मेरा मैक्सिमम फोर्स आया है ना, अगर मैं इस सिस्टम पे, मतलब कि ये जो स्टोरी, इस स्टोरी में इस f की वैल्यू ऐसी यहां चूज करो जो ये f जो मैक्स है इससे ज्यादा हो, इससे ठीक है ज्यादा हो। इफ f is more than f max, f max क्या है? as calculated in part 1। ये पार्ट जो 1 में मैंने f max जो कैलकुलेट किया है, तो जो मेरा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? वो मेरा f max से ये ज्यादा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर? देन फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, देन फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। तब मुझे फाइंड करना है कि भाई ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब मैं तुम सबको ये दिखाता हूं कि ये अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन में हटा दो। तो अब ध्यान से देखते हैं कि अगर ये मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि ये F की वैल्यू क्या है मेरी? F max से ज्यादा है। अच्छा, F max तक तो वो ये फोर्स होता है कि दोनों साथ में चले। अगर यहाँ पर मेरा अप्लाइड फोर्स F max से ज्यादा है, F max का मतलब कि ये वो यहाँ पे लिमिट है कि दोनों ब्लॉक्स साथ में चल सके, तो ये कंफर्म है कि अब दोनों ब्लॉक्स साथ में नहीं चलेंगे। यहाँ पर ये कंफर्म है कि both blocks will not move with common acceleration। ये कंफर्म है ना? there will be slipping between the
टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स के बीच अब यहाँ पे क्या होगी भाई, स्लिपिंग होगी। दोनों ब्लॉक्स के बीच यहाँ पे क्या होने वाली है, स्लिपिंग होने वाले हैं। ये दोनों ब्लॉक्स अब एक ही एक्सेलेरेशन से नहीं चलेंगे। तो ये ध्यान से सुनना। अगर हमें ये पता है कि जब दोनों ब्लॉक्स एक ही एक्सेलेरेशन से नहीं चलेंगे तो इनका में एक साथ एफबीडी नहीं बन सकता। एक साथ एफबीडी हम तब बना सकते हैं, इस पूरे सिस्टम हम तब मान सकते हैं जब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या हो, सेम। जब एक्सेलेरेशन थोड़ा डिफरेंट होगा तो दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी तुम डिफरेंट बनाओगे। तुम्हें m2 का एफबीडी अलग बनाना है और m1 का एफबीडी अलग बनाना है, ऐसे। अब बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ। m2 के एफबीडी में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि वो आगे क्यों आएगा ना, वो मैंने सिखा दिया है कि अपना कैसे आता है, जो हमने अभी लॉजिक दिया था एकदम जस्ट वो। स्लिपिंग जब हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, F के होगा, और जस्ट इसी के इक्वल एंड अपोजिट m1 पे इस सरफेस फ्रिक्शन फोर्स का रहेगा F के रहेगा। अच्छा, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड अपना सेम रहेगा, और इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कहां से निकाल सकते हैं, हम m2 के वर्टिकल एफबीडी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये n चाहिए होगा, क्योंकि ये होता है म्यू के इंटू n, और n यहाँ पे क्या आएगा, n मेरा वर्टिकल एफबीडी से आएगा, n मेरा m2d के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ कि म्यू के इंटू m2d। तो यही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, म्यू के इंटू m2d, मतलब कि क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो हमें इन दोनों सरफेस के बीच का अब नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, जो कि इसके एफबीडी से आएगा। इसके एफबीडी से तुम ये n नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो ये ग्राउंड का भी एक नॉर्मल होगा, इसका भी एक नॉर्मल होगा, तो इसके वर्टिकल एफबीडी से दो अननोन्स आ जाएंगे, एक तो ये n यहाँ नीचे की ओर और ये ग्राउंड का ऊपर की ओर। देखो मैं दिखाया था, ये सरफेस पे n नीचे की ओर जो हमें निकालना है, पर ये ग्राउंड के साथ भी अब कांटेक्ट में, तो ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर की ओर, इसका वेट फोर्स नीचे की ओर। तो जब मैं इसके वर्टिकल एफबीडी में देखूंगा तो हम देख सकते हैं कि देयर आर टू अननोन्स। तो क्या मैं n निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे कौन सा n यूज होगा, तो इन दोनों सरफेस के बीच वाला n, यहाँ पे n यूज होगा, ng नहीं यूज होगा। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखना है कि जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, तो अगर मैं इस सरफेस के फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो उस फ्रिक्शन फोर्स पे अगर n आ रहा है फॉर्मूला, तो n जो होगा फॉर्मूला वो इसी सरफेस के बीच के n की बात करूंगा, इसी सरफेस के बीच का n होगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और n मैं इस सरफेस पर निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं, इस सरफेस का n नहीं यूज होगा, इसी सरफेस का n यूज होगा अगर मैं इसी सरफेस के फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लेंगे, बहुत ही छोटी सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखोगे तो म्यू के इंटू n कितना जो है m2g, वो निकाल रखा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है इसके। अच्छा, इसके एफबीडी में तो ये एफ भी है जो हम लगा रहे हैं, ये हम लोग लगा रहे हैं, ये एफ अब नोन एफ है और हमें पता है कि इस एफ की वैल्यू इससे ज्यादा है, इसलिए तो दोनों के बीच स्लिपिंग हो रही है। तो इसका एक्शन होगा आगे की ओर a2, इसका एक्शन होगा मान लेते हैं a1 आगे की ओर। ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पर तो नेट फोर्स आगे दिख रहा है, और ये भी आगे की ओर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ नीचे तो स्मूथ सरफेस है ना, इसलिए। तो यहाँ पर अगर मैं a2 निकालूं तो a2 आ जाएगा, इसकी क्या आएगा कि ये अपना नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया म्यू के इंटू m2g अपॉन इसका मास कितना है m2, तो m2 से m2 अपना कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से a2 आ गया म्यू के इंटू g। अगर मुझे a1 निकालना है तो a1 के लिए बताओ नेट फोर्स कितना हो, तो f और माइनस म्यू के m2g, f माइनस म्यू के m2g, ये आ गया नेट फोर्स अपॉन मास कितना दिया ब्लॉक का m1। तो देखो यहाँ पर इस वाली स्टोरी में या सेकंड स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन अगर आ रही है तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या होंगे, तो डिफरेंट आएंगे एक्सेलरेशंस। ठीक है, और इनके बीच अब स्लिपिंग होगी, दोनों ब्लॉक्स के बीच क्या होगी, स्लिपिंग होगी। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स अब सेम एक्सेलरेशन से आगे नहीं जा रहे हैं। होपफुली सबको ये स्टोरी समझ में आना, ये स्टोरी 1 है। हम लोग सेकंड स्टोरी में आते हैं। तो सेकंड स्टोरी में क्या है कि मैं फोर्स जो है अब ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाऊंगा, और बाकी सारी के सारे कहानी यही है, ये फोर्स पे लगा रहा हूँ ऊपर वाले ब्लॉक के, इस वाले ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर, और मैं ये दोनों ये यहाँ पर अब पार्ट सॉल्व करूंगा, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। तो उसको नोट करते हैं, फिर सेकंड स्टोरी को लाते हैं, और फिर मैं यहाँ पे डेटा लेके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन।
तो स्टोरी 2 लिखते हैं। देखो स्टोरी 2 की बात कर रहा हूं मैं। इस स्टोरी में फोर्स जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे F। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, यहाँ पे फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है ना, वो निकालना है मुझे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which there is no slipping between the two blocks। देखो अब मुझे पता है कि अब जब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि मुझसे कहा गया कि उनके बीच कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। कोई स्लिपिंग अब नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं। तो मैं सबसे ये पहला काम क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को एक सिस्टम मान सकता हूँ। इन दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया। जब मैं इन दोनों को सिस्टम मान लिया तो यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, ये तो स्मूथ दिया है, तो ये सिस्टम पर सिर्फ ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और बिकॉज ऑफ दिस फोर्स सिस्टम तुम्हारा एक कॉमन एक्सेलेरेशन ए से मूव कर रहा है। ठीक है, लेट कर ले एक्सेलेरेशन तुम्हारा ए है। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो यूजिंग न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 इनटू a। अब इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि मैं f की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मैं यहां पर a की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है ना, और यहां पर लेकिन कौन सी कंडीशन के लिए करना है कि दोनों ब्लॉक सब साथ में चल रहे हैं। अच्छा, यहां पर इस जब मैं सिस्टम का एबिलिटी मान रहा हूं फिर से ये फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। अब आते हैं हम a की वैल्यू निकालने के लिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आइदर तुम m2 का एबिलिटी बनाओ या तुम m1 का एबिलिटी बनाओ। अच्छा, यहां पर अब फिर से ध्यान से सुनते हैं। यहां पर अब क्या फिर से ध्यान से सुनना है, मैं ग्राउंड फ्रेम से बना रहा हूं। क्या ध्यान से सुनना है कि फ्रिक्शन जो फोर्स है दोनों ब्लॉक्स पर कैसे लगेगा। तो मैंने क्या किया, देखो ये दोनों ब्लॉक्स पर एक एक पॉइंट ले लिया। ये दोनों ब्लॉक्स अपने ऐसे कांटेक्ट में ही मैंने हल्का सा दूर दूर बना दिया, सिर्फ और सिर्फ की फिगर साफ साफ दिखाई दे। ये ऐसे ही है अपना कांटेक्ट में। ठीक है, अब क्या है कि दो पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पर पहले अज्यूम कर लूंगा कि फ्रिक्शन एब्सेंट है। फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो फोर्स में ऊपर वाले पे लगा रहा हूं तो हमें क्या दिखाई देगा कि सिर्फ ऊपर वाला मूव कर रहा है। जिसमें फोर्स लगा रहा है वही मूव करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। नीचे में स्मूथ है, यहाँ पर भी मैंने फ्रिक्शन एब्सेंट मान लिया है तो m1 तो मूव ही नहीं करेगा क्योंकि फोर्स में m1 m2 लगा रहा हूं। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, ये पॉइंट तुम्हारा इसी फोर्स के साथ ही आगे जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं इस वाले पॉइंट के रिलेटेड ये पॉइंट आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, वो इसी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये पॉइंट इसको आगे नहीं जाने देगा, तो ये पॉइंट इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे पीछे क्यों ये, और टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगाएगा ऐसे आगे क्यों। तो यहां पर इस वाले केस में कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी, तो ये है ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे लेफ्ट की ओर और नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ राइट की ओर। और सिंस इनके बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, कोई स्लिपिंग नहीं होती है, फ्रिक्शन तुम्हारा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। और ये पूरा सिस्टम अगर कॉमन एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो तुम ये भी बोल सकते हो इसका भी एक्सेलेरेशन ए है और इसका भी एक्सेलेरेशन तुम्हारा ए है। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम ये एबिलिटी से लिखना चाहते हो इक्वेशन या ऐसे लिखना चाहते हो इक्वेशन, वो चॉइस तुम्हारी है। तो ध्यान रखना इस फ्रिक्शन पे जो n चाहिए वो इस सरफेस का n चाहिए। तो इस सरफेस का n मैंने अभी सिखाया कि इससे इसके वर्टिकल एबिलिटी से निकालना आसान है, इसके वर्टिकल एबिलिटी से ये n निकालना मुश्किल है क्योंकि इसके वर्टिकल एबिलिटी में ग्राउंड का भी नॉर्मल आता है जो कि अननोन है, तो इसके वर्टिकल एबिलिटी से हम n निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना है, मैं इसके वर्टिकल एबिलिटी से तो मैं n निकालूंगा। ये n कितना है तुम्हारा m2g, और इसके मैं हॉरिजॉन्टल एबिलिटी से इसके यहाँ नीचे वाले ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल एबिलिटी से मैं fs निकालूंगा। तो fs कितना आएगा, fs आएगा ये मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसके p एबिलिटी से fs निकाल सकता हूं, पर इसके इक्वेशन में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा f माइनस fs इज इक्वल टू m2 इंटू a, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके अगर एबिलिटी से जाऊंगा तो देखो, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली fs ही आएगा, पर यहाँ पे fs और ये अपना एक अननोन f भी है जो हमें निकालना है ना।
तो इस पे 2 अननोन्स हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसका हॉरिजॉन्टल एफबीडीएस, और ये पूरे एफबीडीएस मैंने ग्राउंड फ्रेम से बनाया, क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम में तो हम किसी फ्रेम में बैठ भी नहीं सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो हमें ग्राउंड फ्रेम से जाना, तो ये दोनों एफबीडीएस मैंने ग्राउंड फ्रेम से बनाया है ना, ग्राउंड फ्रेम से लिया है। और ऊपर मैंने दिखाया है तुम्हारा एफबीडी है तुम्हारा ये M2 का और ये M1 का है ना, मैंने दोनों एक साथ बना दिए क्योंकि दोनों की ही मुझे जरूरत है, ठीक है। होपफुली सबको ये समझ में तो आ रहा है। तो ये 3 इक्वेशंस हो गई मेरी। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट, अगर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मेरी डेफिनेशन है उसको देखूं तो वो तुम्हारा ऐसा होता है, तुम्हारा वी नो दैट कि Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यूएस है, पता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन। तो यहाँ पे Fs कितना पुट कर देता हूँ, Fs पुट कर देता हूँ M1 है लेस देन इक्वल टू म्यूएस, कितना म्यूएस इनटू n, n कितना पुट कर देता हूँ M2g। तो फ्रॉम हियर, अब ये तो तुम्हारा कैंसिल आउट तो होगा नहीं M1 M2, तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड कि भाई a की जो वैल्यू होगी वो होगी लेस देन इक्वल टू म्यूएस M2 by M1g। ये तुम्हें अब याद रखना है। तो मतलब कि तुम्हें अगर ये निकालना कि भाई मैक्सिमम एक्सेशन कितना होगा कि दोनों ब्लॉक्स अब साथ में चले, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेशन इसके इक्वल या इससे कम होना चाहिए, तो इसके इक्वल जो वैल्यू होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर तुम ये भी याद कर सकते हो कि दोनों ब्लॉक्स अगर साथ में चल रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एक्सेशन कितना है, सिस्टम का कितना होना चाहिए, म्यूएस इनटू M2 by M1g। सो मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ मैक्सिमम एक्सेशन पुट करना है। तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा M1 plus M2 इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू है म्यूएस इनटू M2 by M1। देखो ये फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तुम ये दोनों स्टोरीज के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले को तुम याद भी रख सकते हो, याद रहेगा तो बहुत फायदा रहेगा। फॉर्मूले याद रहेंगे ये तो अगर ऐसी स्टोरी है तो फायदा रहेगा। ये स्टोरी ध्यान रखना है कि नीचे सरफेस में स्मूथ है और यहाँ पे फ्रिक्शन है, और एक स्टोरी में ये फोर्स में मैं नीचे लगा रहा हूँ, एक स्टोरी में फोर्स ये ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 स्टोरीज अपनी बेसिक स्टोरीज है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली। पर आगे जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, या यहाँ 3 ब्लॉक्स की अगर मैं बात करने लग जाऊंगा तो फिर कुछ याद नहीं रखना है, ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले नहीं प्रूव करूंगा, उसमें मैं ऐसे डेटा लूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने करेंगे कि हमें कैसे प्रोसीड करनी है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले लिखते जाएंगे तो फिजिक्स में तो फिर अनलिमिटेड फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन ये बेसिक स्टोरी है, इसके ऊपर अब डायरेक्ट प्रॉब्लम्स अपने एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ पर नीट में हो गई, वहां पर डायरेक्ट मिल सकती है। तो ये अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर जो स्टोरीज के लिए मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये स्टोरीज के तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले अगर याद रहते तो अच्छी बात है, तो तुम्हें वो यहाँ मार्क कर लेना है कि हाँ स्टोरी 1 स्टोरी 2 के डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने में फायदा है, ठीक है। और जो स्टोरीज के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये यहाँ लॉजिक याद रहेगा तो अच्छी बात है, तो उसमें तुम फिर यहाँ लॉजिक ही लाओगे, है ना, और फॉर्मूले याद तुम नहीं रखोगे, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस F की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी तो दोनों ब्लॉक्स के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होगी और ये दोनों ब्लॉक्स एक ही कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, है ना। फर्स्ट स्टोरी में ये हो गया। अगर इस F की वैल्यू इस रेंज के बीच में है या कुछ भी, तो दोनों ब्लॉक्स अब साथ में चलेंगे। तो इसकी सेकंड स्टोरी पे आते हैं, नहीं इसका सेकंड केस पे आता है, स्टोरी नहीं सेकंड केस पे आता है। तो सेकंड केस क्या है कि यही सेम स्टोरी के लिए अगर इस F की वैल्यू इस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हुई, इस वैल्यू से ज्यादा हुई, ये जो F है अगर इसकी वैल्यू इस फोर्स से क्या हुई, अगर ज्यादा हुई, तो बताना है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये कंफर्म है कि उस केस के लिए दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अब सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग, क्योंकि अब उनके बीच स्लिपिंग हो जाएगी, उनके बीच क्या होगा, स्लिपिंग हो जाएगी। और जब स्लिपिंग हो रही होगी तो उनके बीच तो ये फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे स्टैटिक नहीं होंगे। कौन से होंगे फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे यहाँ पर स्टैटिक नहीं होंगे, ये काइनेटिक होंगे, है ना। तो सेकंड स्टोरी इसका सेकंड केस पे आता है, ये सब लोग फर्स्ट केस का नोट कर लो। अब मैं सेकंड स्टोरी पे आता हूँ ना, तुम्हें यहाँ पर अब लिखना है ये सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, F मतलब अप्लाइड फोर्स इज मोर देन F मैक्स की वैल्यू वो जो निकाल रखी है इस केस में, है ना। F मैक्स तो हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है, ये अपना फर्स्ट वाले केस में, वो नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। देन फाइंड दी
accelerations of the blocks, then find the accelerations of the blocks. तो ये कंफर्म है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच अब स्लिपिंग होगी। अब दोनों ब्लॉक्स के बीच अगर स्लिपिंग होगी तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सप्रेशन क्या आएंगे तुम्हारे, यहाँ डिफरेंट आएंगे एक्सप्रेशन, अब सेम तो आएंगे नहीं। तो यहां पर क्या होगा, here there will be slipping between the blocks. अब दोनों ब्लॉक्स के बीच अगर स्लिपिंग होगी तो हम एक एफबीडी, इस पूरे सिस्टम का एफबीडी नहीं बना सकते, हमें दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो M2 का एफबीडी अलग बनाना पड़ेगा और M1 का एफबीडी अलग बनाना पड़ेगा, और इसके एफबीडी से हमें n निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्टिकल एफबीडी भी अब काम का है। इसके एफबीडी में ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो आगे की ओर, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है पीछे का। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, ये काइनेटिक होगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स ये मेरा ये काइनेटिक है, वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन, और एन ऊपर से निकल आएगा तो वो आएगा तुम्हारा, ये एफ के आ जाएगा तुम्हारा म्यू के इंटू M2G, और इसकी वजह से सिस्टम ये तुम्हारा आगे की ओर जाएगा A2 एक्सप्रेशन से। इसके एफबीडी में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा, ये आगे की ओर आएगा, एक्शन रिएक्शन पे आगे की ओर क्यों आ रहा है मैं अभी समझा चुका हूँ कुछ देर पहले, पर इसकी वर्टिकल एफबीडी का कुछ रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और यहाँ नॉर्मल होगा NG, वो हमसे किसी ने कहा नहीं कि NG निकालो, और नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं तो NG का रोल है नहीं, है ना, वो ध्यान रखना है। तो उसकी एफबीडी में भी फ्रिक्शन फोर्स यही रहेगा, ये ध्यान रखना है, म्यू के इंटू M2G, और ये सिस्टम आगे जाएगा A1 एक्सप्रेशन से, है ठीक है। तो अगर मुझे A2 निकालना है तो यहां से मैं A2 निकाल सकता हूं, A2 आएगा यहाँ पे नेट फोर्स, तो ये होगा F माइनस म्यू के इंटू M2G अपॉन M2, और यहां पर अगर मैं निकालूं एक्सप्रेशन तो आएगा A1 इज इक्वल टू आएगा ये नेट फोर्स, तो सिर्फ अब यही नेट फोर्स लग रहा है, तो म्यू के इंटू M2G अपॉन मास क्या है M1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस, यहां पर दोनों ब्लॉक्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, उसको नोट करते हैं और कुछ हम अब प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब तुम्हें मैं डेटा दूंगा प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम्स में डेटा दिया होगा, तो उसको देखकर तुम्हें सॉल्व करना है कि क्या आंसर आएगा, तो तुम्हें और ज़्यादा फील आएगी और ज़्यादा तुम्हें यहाँ मजा आएगा। ये रब कर रहा हूं मैं,
ये सब डेटा हमें ये गिवन है, ठीक है। ध्यान से अब सुनना है। फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन force acting on the blocks if फर्स्ट केस में ये जो F लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट केस में जब मैं ये F लगा रहा हूं, if F is ये 20 न्यूटन, सेकेंड केस में F is 30 न्यूटन, थर्ड केस में F is 50 न्यूटन। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये 3 प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करनी है ना। कि एक में जब मैं F कितना लगा रहा हूँ, ये 20 न्यूटन लगा रहा हूँ, तब मुझे बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना हो और इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। जब F मैं 30 न्यूटन लगा रहा हूँ तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा, इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। जब मैं 50 लगा रहा हूँ तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन कितना एक्ट होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं। अगर मुझे फॉर्मूला याद है, इस स्टोरी का, ये स्टोरी तुम्हारी स्टोरी 1 की प्रॉब्लम है, मुझे फॉर्मूला याद है तो मुझे पता है कि दोनों ब्लॉक्स अगर एक साथ अगर चलेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम फोर्स है ना, यहाँ कितना हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, M1 + M2 × μsg, ये लिखा ना फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो वह उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखो, ये डेटा तुम्हें पहले याद है, इसका यूज क्या है वो देखेंगे पहले। ये फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स मतलब 0 से लेकर यहाँ तक फोर्स अगर एक्सर्ट हो रहा है तो साथ में चलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो M1 कितना है, ये है तुम्हारा ये 10 + 5 × μs हो गया 0.82 × g हो गया 10, तो ये हो गया 15 × 2 तो 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो 0 से 30 न्यूटन के बीच अगर कुछ भी है अप्लाइड फोर्स तो यहां पर क्या होगा, मूव, ठीक है, टुगेदर, या फिर वही नो स्लिपिंग। इसका मतलब यही हुआ ना। देखो फॉर्मूला याद है तो कितना फायदा होता है, हमें डायरेक्टली यहाँ मिल जाता है, हमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला नहीं याद तो करने पड़ते होते। और तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो 30 न्यूटन से अब ज्यादा होगा तो स्लिपिंग होगी, और जब स्लिपिंग होगी दोनों ब्लॉक्स के बीच तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस वाले यहाँ पर पोर्शन से हमें तुरंत आइडिया मिल गया कि इस फोर्स के लिए नो स्लिपिंग, दोनों साथ में चलेंगे, नो स्लिपिंग, दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि ये जो फोर्सेस है इस वाली रेंज में आ रहा है, और इस वाले फोर्स के लिए स्लिपिंग होगी, दोनों साथ में अब नहीं चलेंगे, ठीक है। नो स्लिपिंग, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, नो स्लिपिंग और स्लिपिंग, डायरेक्ट आइडिया मिल रहा है। मतलब कि इस वाले जो यहाँ सिनेरियो में स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा ब्लॉक के बीच, काइनेटिक लगेगा। इन दोनों में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। और इसमें भी स्टैटिक का लग जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि देखो ये तुम्हारा एग्जैक्टली वैल्यू इसके इक्वल है, और यहाँ पे स्टैटिक का मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे अब सेल्फ एडजस्टिंग लगेगा। और सेल्फ एडजस्टिंग अब कैसे निकालना है देखो, वो यहाँ पे समझ में आएगा मुझे उसके लिए, क्योंकि उसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। देखो फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, मुझे इससे ये आइडिया लग गया कि कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट केस जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इन दोनों का एक ही एबिलिटी बना सकता हूँ, इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान सकता हूँ, और इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस पूरे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है तुम्हारा, ये लग रहा है 20 न्यूटन, है ना। और इस सिस्टम का यहाँ मास कितना है, 1 + m2 तो 15 kg, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस सिस्टम का ये कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा फोर्स अपॉन ये मास, तो 4/3 मीटर/सेकंड। ये आ गया फर्स्ट वाले के लिए कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब मुझे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए हम किसका बनाएंगे, एफबीडी M2 वाले का बनाएंगे ना, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले एफबीडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे को लगेगा। ऐसे वाले केस में हमने देखा है कि फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है, और वो भी कौन सा लगेगा, एफएस लगेगा। और यहाँ पर ध्यान दो कि ये पूरा सिस्टम अगर इस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो M2 भी इसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा ना,
m2 भी इसी एक्सप्रेशन से आगे जाएगा, किस एक्सप्रेशन से 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, m2 की वैल्यू हमें दे रखी है ये 5 kg। तो यहाँ पे fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fs की वैल्यू आ जाएगी मास मतलब कि m2 ये 5 इंटू एक्सप्रेशन 4/3, तो ये आएगा 5 4 जा 20/3 न्यूटन। ओके, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर fs ये बताओ कितना है, fs मैक्स कितना है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यूएस इनटू n। तो n ऊपर की ओर होता है और 5d नीचे की ओर होता है, तो म्यूएस हो गया 0.2 इंटू 5 इंटू g, ये 10, तो कितना है, ये आएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये तुम्हारा स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से अपना कम है। क्यों कम है, क्योंकि 20/3 को बोल सकते हैं 6.67 न्यूटन ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाली कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो सेल्फ रेजिस्टिंग होना चाहिए, तो स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे यहाँ कम ही आना चाहिए था, और वो कम आ भी रहा है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद रखने का कितना हमें फायदा हो रहा है। अगर याद है तुम्हें फॉर्मूला तो तुम्हें फायदा हो रहा है। मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे भी करके दिखाऊंगा कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद है तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं ना। फॉर्मूला याद है तो देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। सेकंड प्रॉब्लम में भी, इसमें भी देखो यही चीज है कि नो स्लिपिंग होगी, तो हम पहला तो एफबीडी बना सकते हैं इनका, ये एक इन दोनों को एक सिस्टम मान के, तो ये 15 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर एफ लगा रहे हैं हम लोग 30 न्यूटन ऐसे। तो जब पूरा सिस्टम मान लिया तो सेकंड केस में ये सिस्टम आगे की ओर मूव करेगा ए एक्सप्रेशन से। इस ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी फोर्स कितना है 30, फोर्स कितना है अपना ये 30, ये फोर्स 30 अपॉन ये मास कितना है 15, तो 15 टू कितना 30, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका ये एक्सप्रेशन, ये कॉमन एक्सप्रेशन। ये एक बार हमारा कॉमन एक्सप्रेशन आ गया, तो मुझे निकालना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो हम ऊपर वाले ब्लॉक का बना लो एफबीडी m2 का एफबीडी में ये इसका मास तो 5 kg, इसका फ्रिक्शन फोर्स आगे क्यों लगेगा fs मान लो, लेकिन fs की वैल्यू देखना तुम्हारी यहाँ पर कि ये 10 के इक्वल निकल के आएगा, देखना है ना। तो fs और ये तुम्हारा ये 2 एक्सप्रेशन से जाएगा, तो fs की वैल्यू आएगी ये मास इनटू एक्सप्रेशन कितना आया 10 न्यूटन आया। मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो ये फोर्स तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टैटिक का मैक्सिमम फोर्स है। तो वो तो होना ही चाहिए था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब कि इस वाले सेकंड वाली प्रॉब्लम में जो अप्लाइड फोर्स है वो एफ मैक्स के इक्वल है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो तुम्हारा स्टैटिक का मैक्सिमम ही एक्सर्ट हो रहा होगा, जो कि यहाँ से निकल के आ रहा है। देखो डेटा हमारा यहाँ से ऐसे मैच कर रहा है। होपफुली ये बात सबको समझ में आ रही हो। ठीक है, तो थर्ड वाली कहानी में आता है, इसको मैं रद्द कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ मैं और थर्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और थर्ड में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ स्लिपिंग होगी, तो इन दोनों का मैं एक साथ एफबीडी नहीं बना सकता हूँ, मुझे दोनों का एफबीडी अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे। और जब स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक तो नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक लगेगा। और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है। तो थर्ड वाले केस की बात करते हैं। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 50 न्यूटन है, तो हमें पता है कि हमें दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। ये m2 है 5 kg का, m1 है ये 10 kg का, इसके एफबीडी से मेरा n निकल के आएगा, तो n और ये 50 काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर, जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू n। म्यू के कितना है हमारा ये 0.1, n कितना है 50, तो आएगा 5 न्यूटन। तो यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई, ये 5 न्यूटन लगेगा एक्शन रिएक्शन के ऊपर। यहाँ पर हम फिर ये फोर्स कितना लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 50 न्यूटन का ऐसे। तो इसका जो एक्सेशन आएगा वो मान लेते हैं A2 मान लिया, वो अलग आएगा, इसका एक्शन आएगा A1 देखना वो अलग आएगा, देख लेते हैं। तो इन लोगों के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा रहा है वो तो मिल गया। A2 कितना होगा, A2 होगा इस पर फोर्स ये 5 अपॉन इसका मास, तो 5, तो फोर्स अपॉन मास तो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले का देखते हैं क्या आएगा एक्सप्रेशन, तो इसका फोर्स तो 50 माइनस 5 तो 45 है ना, 50 माइनस 5 तो 45, बॉस का मास ये 10, तो 45 अपॉन 10 तो ये रहेगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर थर्ड केस भी हमें समझ में आ गया।
ओके, ये सबको समझ में आ रहा है? उसको नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर मैं ये समझाता हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होता, हम ये पहले से आइडिया नहीं मिलता कि स्लिपिंग होनी है या नहीं होनी है, ये आइडिया नहीं मिलता, तो हम कैसे करते हैं प्रॉब्लम को प्रोसीड, है ना। ये जो थॉट मैं देने वाला हूँ, ये थॉट यार सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हमें सारे फॉर्मूले याद तो रहते नहीं है, और यही थॉट आगे के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जब मैं यहाँ पर भी फ्रिक्शन देना स्टार्ट करूंगा ना, तो यही थॉट मेरा आगे के लिए फायदेमंद रहेगा, है ना, वो ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले तो मैं ऐसे लिखा देता हूँ यहाँ पर ऐसे नीट के स्टूडेंट्स के लिए, और अपने वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिजिक्स थोड़ी सी यहाँ डिफिकल्ट लगती है, उनके लिए मैं फॉर्मूले लिखाता रहता हूँ। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि कोशिश करो ऐसे लॉजिक पकड़ने की, है ना। आसान से केस के लिए फॉर्मूले तो यहाँ बढ़िया है, लेकिन जब केसेस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं तो फिर फॉर्मूले की वजह से, है ना, दिक्कत हो सकती है। तो मैं देखो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे अब कुछ आइडिया नहीं है कि साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो कैसे करना होता है प्रॉब्लम, वो सीखो यहाँ पर। तो जब भी कुछ आइडिया नहीं है तो हमेशा तुम क्या करोगे, हमेशा अजम्पशन से स्टार्ट करोगे। लेकिन उसके लिए पहले इस सरफेस में कितना फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट हो रहा है, वो दोनों डेटा तुम निकाल के रख लोगे। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है वो तो साइड में तुम निकाल के रख लोगे। कैसे निकालोगे, एफएस मैक्स ये निकाल के रख लोगे। कितना होगा तुम्हारा म्यू के इंटू एल, सॉरी म्यू एस इंटू एल। तो म्यू एस तुम्हारा कितना है, म्यू एस है तुम्हारा ये 0.2, है ना। इस सरफेस का म्यू एस 0.2, और एन निकालने के लिए तुम्हें ऊपर वाला एबिलिटी चाहिए, तो एन ऊपर की ओर और ये 50 नीचे की ओर, तो एन आ जाएगा 50। तो ये आएगा तुम्हारा ये 10 न्यूटन, ठीक है। और एफ के कितना आएगा, वो आएगा म्यू एस नहीं म्यू के इंटू एन, म्यू के है 0.1, एन है 50, तो ये आएगा 5 न्यूटन। ये दोनों डेटा निकाल के रख लिए। उस डेटा का यूज कैसे करना वो मैं सिखाता हूँ। फर्स्ट स्टोरी पे आते हैं। फर्स्ट स्टोरी पे हमसे बोल रहा है कि हमने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का, और मुझे नहीं पता कि अब क्या होना है। ध्यान से सुनते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि पहले अज्यूम कर लेते हैं कि बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना। हमने अज्यूम कर लिया, ये हम लेके चल रहे हैं, ये पहली स्टोरी लेके चल रहा है। मैंने अज्यूम कर लिया है कि अजम्पशन है मेरा, अजम्पशन क्या है, ये अजम्पशन मेरा गलत भी हो सकता है, और गलत अब कैसे हो वो मैं सिखाऊंगा। अजम्पशन क्या है, बोथ ब्लॉक्स मूव, ठीक है, टुगेदर। दोनों ब्लॉक्स एक साथ अब चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं। दोनों ब्लॉक्स अगर एक साथ चल रहे हैं तो अगर मैं सिस्टम देख लूं तो सिस्टम का एक्सेशन अब ये कॉमन एक्सेशन होगा। एक साथ चलने का मतलब क्या है कि इनके भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। एक साथ चलने का मतलब क्या है, इनके भी स्लिपिंग नहीं हो रही। स्लिपिंग सिर्फ यहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ तो स्मूथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्मूथ नहीं होगा तो यहाँ का फ्रिक्शन भी हमें निकालना होता है ना। वो भी एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा तुम्हें, जब यहाँ पे फ्रिक्शन है और यहाँ पे फ्रिक्शन है, उसके लिए तो यही लॉजिक काम है। उसके लिए तो अब कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा मैं, यही लॉजिक अब काम में आएगा। तो ये हमने मान लिया कि कॉमन एक्सेशन में चल रहा है, तो कॉमन एक्सेशन चल रहा है, तो यहाँ से ए कितना आएगा, ए आ जाएगा तुम्हारा ये सिस्टम पर भाई नेट फोर्स यही दिख रहा है फोर्स, पीछे कोई फोर्स है नहीं, बाकी यहाँ पर इंटरनल फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये अपना नेट फोर्स अपना सिस्टम का मास तो 15, तो 4 5 सॉरी ये 5 4 30 5 3 15, ये आ गया तुम्हारा कॉमन एक्सेशन, है ना। ये अभी मुझे पता नहीं कि ये मेरा करेक्ट आंसर है या नहीं है। देखो अब पता कैसे करना है, पता ऐसे करना है कि जब एक बार हमने मान लिया कि एक साथ चल रहा है तो अब मैं 5 kg का बनाऊंगा एक है ना, ऐसे 5 kg का बनाया एक, तो 5 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए आगे क्यों, ठीक है। और ये एक साथ चल रहा है तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये फ्रिक्शन फोर्स आगे क्यों आना चाहिए, और मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि एक साथ चल रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा स्टैटिक ही होना चाहिए क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे निकालेंगे। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम हमेशा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस निकालेंगे ना, यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ से निकालेंगे। तो वो निकाले हमने 5 4 20/3, आया आंसर 6.67 यहाँ न्यूटन आया। और फिर जब ये आंसर आ जाए ना तो फिर ये देख लो, अब तुम्हें बस यहाँ पे इतना चेक करना है कि क्या ये आंसर है हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे 10 कर रही है, तो ये वैल्यू तो अपनी यहाँ पे 10 से अब कम है,
हाँ, तो ये स्टैटिक की वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ कर सकती है। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ कर रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही। दोनों ब्लॉक्स के बीच अब स्लिपिंग नहीं हो रही तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ ही चलेंगे, वो अपनी कंफर्म आते। तो ये अपना यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो मेरा अजम्पशन है जो हमने लिया है वो ट्रू है। देखो ये इस केस के लिए मैंने दिखा दिया। अब मैं इसके लिए दिखाता हूँ। इसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके लिए भी ट्रू ही आएगा। समझ में आया? इसके लिए दिखाता हूँ कि अब कैसे, क्योंकि इसमें अब मुझे इस केस में मुझे पता है कि स्लिपिंग हो रही है, मुझे पता है, लेकिन मैं अजम्पशन से जाऊंगा कि स्लिपिंग नहीं हो रही, तो देखते हैं कि अब कहाँ लोचा आता है। तो देखो अब मैं थर्ड केस दिखाता हूँ। ये फर्स्ट था, यहाँ तो फर्स्ट लिखना है। मैं थर्ड केस दिखाता हूँ सॉल्व करके। अब थर्ड केस दिखा रहा हूँ। ये डेटा ऑलरेडी निकाल के रख लिया, ये तो हर केस के लिए ट्रू रहेगा। थर्ड केस में भी मैंने अज्यूम कर लिया कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, मतलब कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड 10 kg ब्लॉक। दोनों ब्लॉक्स के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही है। यहाँ 50 लिया फोर्स, तो यहाँ पे एक्सेशन कितना आएगा? वो आएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास तो ये आया, तो ये आएगा तुम्हारा ये 10/3 न्यूटन, सॉरी मीटर पर स्क्वायर। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 5 kg का बनाऊंगा एपीडी। तो 5 kg के एपीडी में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये आएगा 10/3 मीटर पर स्क्वायर, और ये फ्रिक्शन फोर्स इस पर आगे की ओर। तो ये फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा स्टैटिक होना चाहिए अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है। और इस स्टैटिक की वैल्यू कितनी है वो वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। अब देखो स्टैटिक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या है ये स्टैटिक की वैल्यू? तो एफएस होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन के, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये आंसर है तुम्हारा 50/3। अच्छा 50/3 तुम्हारा कितना है अप्रोक्सीमेटली? तो 3 1 3 3 ये 6 18 और 0.67 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए? मेरे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? मैक्सिमम 10 न्यूटन अवेलेबल है। तो इतना फोर्स क्या स्टैटिक हो सकता है? अब जब इतना मैक्सिमम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे ज्यादा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अब नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है। जब ये गलत हो गया मतलब कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ अब मूव नहीं कर रहे, तो ये जंक्शन क्या हो गया? मेरा गलत हो गया। तो यहां से मुझे ये मिल गया कि बोथ ब्लॉक्स आर नॉट यहाँ पे अपना मूविंग टुगेदर, मतलब कि उनके बीच स्लिपिंग हो रही है। अजम्पशन क्या गया था कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, पर वो अजम्पशन मेरा यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये अब नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो इससे मुझे आइडिया लग गया, क्या आइडिया लग गया कि दोनों ब्लॉक्स के बीच स्लिपिंग होगी। जब दोनों ब्लॉक्स के बीच अब स्लिपिंग होगी, ठीक है, स्लिपिंग होगी है ना, दोनों ब्लॉक्स के बीच अब स्लिपिंग होगी। अब जब स्लिपिंग होगी दोनों ब्लॉक्स के बीच, तो मुझे पता है कि दोनों का एपीडी मुझे अलग अलग ही बनाना है। 5 का अलग बनाना है और ये 10 का अलग बनाना है। और जब स्लिपिंग होगी तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? अब स्टैटिक लगेगा, यहाँ पर ये काइनेटिक लगेगा। तो उसके बीच इसके ऊपर ये काइनेटिक आगे क्यों, इसके ऊपर ये काइनेटिक पीछे क्यों? ये तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तो हम लॉजिकली मार्क कर लेंगे, जो सिखाया मैंने, ये लग के हम लोग 2 पॉइंट्स के मेथड से, तो वो मार्क कर लिया। और इसका एक्सेशन आएगा तुम्हारा फोर्स अपॉन मास, तो 1 आ जाएगा। और इसका एक्सेशन आएगा तुम्हारा ये नेट फोर्स, तो 45 अपॉन मास, तो 4.5। तो फिर ऐसे निकालते हैं विदाउट अपना फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हमें अजम्पशन लेके चलना पड़ता है। पहले हम एक अजम्पशन लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो चीज पॉसिबल है। चेक करने के लिए हमें ये डेटा की जरूरत पड़ती है, तो उसको साइड में लिख के रख लेना होता है ना। होपफुली सबको मेरी ये बात समझ में आ रही हो, और ये बात अगर सबको समझ में आ रही है तो तुम्हें अब एक प्रॉब्लम दिखाता हूं मैं, जहां पर यहाँ भी फ्रिक्शन थे, यहाँ भी फ्रिक्शन थे, है ना, और उसको हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो भी सिखाया। तो उसको नोट करो जल्दी से और फिर उस प्रॉब्लम पे आते हैं।